जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ में कुछ एमसीक्यूज़ को जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड द फॉर द अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस लाइक कर्नाटका, आंध्रा, असम, हिमाचल, हरियाणा, तेलंगाना, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान का भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, या फिर जो भी इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम्स आपके स्टेट पीसीएस के लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी में के लिए बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ की। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 2-3 ईयर्स, उन सबको भी हम साथ में कंसिडर करते हुए इस पर्टिकुलर सीरीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज़ का है। और ये पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसको हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही कवर करेंगे। इसको मैं बाईलैंग्वेज नहीं रख रहा हूँ, इसको सिर्फ हम केवल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये 8 पॉइंट हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है एंड यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लेस व्हीट बिकॉज साउथर्न स्टेट लाइज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो इसके अगर जो हम बात करें व्हीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो व्हीट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके बारे में। तो देखिए इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वीट की प्रोडक्शन के लिए, तो वीट की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कब? सोइंग टाइम पर, जब हम इसको बोते हैं। ठीक है, और हार्वेस्टिंग टाइम पर, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये जो टेम्परेचर है वो 21 to 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर एक ब्राइट सनलाइट भी आपको चाहिए होती है। और साउथर्न स्टेट जो है वो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर देखने को मिलेंगे। ठीक, और वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और वीट जो है एक टेम्परेट क्रॉप है। ठीक है, वीट क्या है? एक टेम्परेट क्रॉप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और साउथर्न स्टेट में ये इन्फ्लुएंस होती है बाय द सी, समुद्र के द्वारा, और जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ठीक, एंड ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अगर जो हम बात करें यहाँ पर रेनफॉल की, ठीक है, तो रेनफॉल इसके लिए चाहिए आपको 75 to 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज सॉइल टाइप, किस टाइप की मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट। तो सॉइल टाइप में अगर जो हम बात करें तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लूमी सॉइल आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, एंड क्ले लूमी सॉइल आपको यहाँ पर देखने चाहिए। तो जो बेसिकली इस तरीके की जो सॉइल है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? किन एरियाज़ के अंदर? सतलुज के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर, और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन का है वहाँ पर। ठीक है, तो इन एरियाज़ में इस तरीके की हमें सॉइल देखने को मिलती है। अगर जो हम यहाँ पर बात करें कि टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, तो सबसे पहले टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट पंजाब, पीबी, देन हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश, आफ्टर दैट हरियाणा, देन राजस्थान। ठीक है, तो ये टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है लेस वीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यही पूछा गया है, मतलब स्टेटमेंट में था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? यहाँ पर करेक्ट है। गॉट इट। तो यहाँ पर अगर जो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा बिकॉज कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्टली पेयर्ड पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपको मिल गया है करेक्ट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जेनेसिस अ मेटामॉर्फिक रॉक विच इज़ फॉर्म्ड थ्रू द इग्नियस रॉक। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं थ्रू द सेडिमेंटेशन, और ये आप बेसिकली आप कह लीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक से ये फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि स्लेट बनती है, स्लेट ये कहाँ से बनती है? फ्रॉम सेल। ठीक, मार्बल्स जो बनते हैं वो बनते हैं आपके कहाँ से? लाइमस्टोन से। ठीक है,
क्वार्ट्जाइट जो होता है वो भी आपका सैंडस्टोन से बनता है, ये आपका क्वार्ट्जाइट। तो इस तरीके के होते हैं यहाँ पे। और जेनेसिस जो है वो आपका कहाँ से मिलता है? इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बेसिकली फ्रॉम द ग्रेनाइट्स। ग्रेनाइट्स, ठीक है, ग्रेनाइट्स। तो आपका यहाँ पर इग्नियस रॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गलत बनता है, तो ये स्टेटमेंट आपका कहला क्या है? गलत है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ वाला जो थर्ड वाला, पोर्ट विच इज़ ओपन टू द पैसिफिक ओशन। वो पोर्ट जो पैसिफिक ओशन में ओपन है वो कहलाता है आपका पर्थ। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इस तरीके के ओशंस कौन कौन से हैं? जैसे कि एक होता है आपका पोर्ट ऑफ दैट इज पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन। पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन, पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन एक शिपिंग पोर्ट है। दिस इज़ अ शिपिंग पोर्ट और ये ब्रिस्बेन सिटी के ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्वींसलैंड में आपको, क्वींसलैंड के अंदर देखने को मिलता है पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दैट इज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये ओपन कहाँ पर होता है? इन द पैसिफिक ओशन। और इस पर्टिकुलर टर्म को हम यूज़ करते हैं पर्थ, ठीक है। अब पोर्ट ऑफ पर्थ भी एक है। पोर्ट ऑफ पर्थ जो है ये तो एक चीज़ हो गई। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पोर्ट ऑफ पर्थ, पोर्ट ऑफ पर्थ, ठीक है। पोर्ट ऑफ पर्थ जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में ये लोकेटेड है। और ये अपनी ओपनिंग, मतलब ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इट हैज़ बीन सीन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा इसकी ओपनिंग, ठीक है, ओपन टू द इंडियन ओशन। और एक आता है आपका पोर्ट ऑफ बॉस्टन, पोर्ट ऑफ बॉस्टन, ठीक है, पोर्ट ऑफ बॉस्टन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बॉस्टन, जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ये अपना जो ओपनिंग, इसको आप, इसकी ओपनिंग्स जो है या बेसिकली ये ओपन जो होता है ये होता है अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। और एक है पोर्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज केप टाउन, केप टाउन, पोर्ट ऑफ केप टाउन, ठीक है। पोर्ट ऑफ केप टाउन दैट इज, आपको नाम से पता लग रहा है ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और स्पेशली हम बात करें टेबल बे पर, टेबल बे एक जगह है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसकी ओपनिंग भी जो है दैट इज इन अटलांटिक ओशन के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो गया करेक्ट? एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जिसमें ऑक्सोप्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सोप्लास्टिक की, ऑक्सोप्लास्टिक्स जो है, ठीक है, ऑक्सो प्लास्टिक्स यहाँ पर जब हम बात करें तो दिस इज रिलेटेड विद द समहाउ, आप एक टर्म यूज़ कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सो डिग्रेडेबल, ऑक्सो डिग्रेडेबल, ऑक्सी डिग्रेडेबल, या फिर एक टर्म यूज़ होता है ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो तीनों टर्म्स बेसिकली सिमिलर टर्म्स हैं, एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक तरीके की प्लास्टिक होती है जो कि बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल प्लास्टिक, ठीक है। कन्वेंशनल प्लास्टिक जैसे पीई, पीई। अब यहाँ पर पीई क्या है? पीई जैसे आपका इसे हम कहते हैं पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन, ठीक है। कन्वेंशनल प्लास्टिक है जो कि इसके अंदर इंक्लूड होता है एडिटिव्स जो कि हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में इनटू स्मॉल फ्रेगरेंट्स में, ठीक है। मतलब ये पॉली इथाइलिन होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और जो कि एक माइक्रोप्लास्टिक लीकेज इन्वायरमेंट के अंदर कॉज करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, ये बेसिकली ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो हैं ये आमतौर पर बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट के, दैट इज कॉल्ड एज अ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट,
ठीक है, बेस्ड प्रोडक्ट या बेस्ड पॉलीमर, बेसिकली आप कह सकते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ऑक्सोप्लास्टिक, इट कंटेन्स स्पेसिफिक एडिटिव, बिल्कुल एडिटिव्स ऐड होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं देयर ब्रेकडाउन्स को। ठीक है, एंड एक्सपोज टू यूवी रेडिएशंस और हीट, वाइल कन्वेंशनल प्लास्टिक्स डू नॉट। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, दिस करेक्ट, दिस रॉन्ग, दिस करेक्ट, दिस करेक्ट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट पर। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आपका, दैट इज रिलेटेड विद द साइट। अब देखिए CITES, ये वर्ड आपने डेफिनेटली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सुना होगा। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, सो ये है इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन, बेसिकली जो एग्रीमेंट है या ये जो बेसिकली ट्रेड कन्वेंशन हुई थी, इस कन्वेंशन को ही आमतौर पे कहा जाता है वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये भी करेक्ट है आपका। ये कब होती है, ये होती है 3 मार्च को, 3 मार्च 1973 को ये कन्वेंशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, एडमिनिस्टर करने वाली जो एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको यहाँ पर इसके सेक्रेटरीट जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसी पर्टिकुलर साइट को जो है बेसिकली एक दूसरा टर्म वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सिक्स्थ पॉइंट जो है, आइलैंड पक्षीपट्टी, ये लक्षद्वीप के अंदर आर्कियोपेलिगो है। ठीक है, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है ऑफ, बेसिकली हम बात करें वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। एक छोटा आइलैंड है जिसे हम पक्षीपट्टी आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। दिस इज अ स्मॉल आइलैंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर कोई ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमन लेस एरिया है, ये ह्यूमन लेस आइलैंड है। बेसिकली यहाँ पर सी बर्ड्स वगैरह सब रहते हैं, बट ह्यूमंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ले बर्ड बीटल, साइफिड बर्ड, soldier beetle, these are used as an effective predator to control agriculture practices। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ये मतलब सेवन्थ पॉइंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है। बिकॉज जो लेबर्ड बीटल है, ये इसको बहुत सारे एफिड्स चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, या बेसिकली कह लीजिए कि एग्स को देने के लिए। मतलब ये जो बर्ड है वो बहुत सारे एफिड्स को कंज्यूम करती है या यूज़ करती है फॉर लेइंग देयर एग। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है आपका। लीगल वेस्ट इट इज रिफर्स टू ओल्ड म्यूनिसिपल वेस्ट इन लैंडफिल्स एंड डंप यार्ड बेसिकली। तो यहाँ पर 8th पॉइंट भी आपका करेक्ट है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर म्यूनिसिपल, इसे यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर हाउस होल्ड वेस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन डिबैरिट्स आती हैं, सैनिटेशन वेस्ट या जो वेस्ट आपको स्ट्रीट से मिलता है, ये सारी चीज़ें, रेसिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से सारी चीज़ें ये सारी आती हैं यहाँ पर। ठीक है, हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की, तो 3 तरीके के सॉलिड वेस्ट हमें आमतौर पे सॉलिड वेस्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, और थर्ड वन इज दैट बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, या और बेसिकली इसे हम कहते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक, तो जो लीगेसी वेस्ट होता है, दिस इज बेसिकली वो वेस्ट जो आप लैंडफिल के यूज़ में करते हैं, काम आता है, या फिर आप डंपिंग ग्राउंड में डालते हैं उस वेस्ट को, एक लंबे समय तक वो पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर। अब पूछा था कितने करेक्ट पेयर हैं, तो हमारे साथ एक गलत है आपका, सेकंड वाला, बाकी गलत करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 7 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द DMH11 क्रॉप। देखिए यहाँ पर जो DMH है ये होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द
धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है, उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है। तो पहली स्टेटमेंट है और बताना है आपको कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो DMH11 इज अ फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप दैट इंडिया हैज़ परमिटेड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको अनुमति मिली है, किसके द्वारा मिली है? ये मिली है GEAC से। GEAC क्या है आपका? GEAC दैट इज जेनेटिकली और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ठीक है, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है, और जिसने क्लियर किया है प्रपोजल को फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। DMH11 इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ राइस। नो, दिस इज नॉट अ वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है। ये मस्टर्ड की वेराइटी है, ना कि राइस की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। द क्रॉप इज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब देखिए, राइस की वैरायटी नहीं है तो राइस रिसर्च क्यों इंस्टीट्यूट करेगा, इसको रिसर्च करेगा इस पर? ये गलत हो गया। इस पर जो इसको डेवलप किया है बेसिकली, अगर जो मैं बात करूं, सो दिस इज डेवलप्ड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए इसे डेवलप किया गया है, एंड टेस्टिंग बिफोर इट्स कमर्शियल यूज़, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो कि GEAC था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहाँ है? अभी हमने बात करी थी, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसके अंदर वर्क करता है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। पहले तो देखो, इंडिया मोर देन 90% ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर्स आर बिलो ट्रॉपिक लेवल ऑफ कैंसर। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोर देन 90% ऑफ एलिफेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली अगर जो मैं बात करूँ तो ज़्यादातर एलिफेंट्स आपको किन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं? मोस्टली एलिफेंट्स आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री और द साउथर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। साउथर्न में हम बात करें मेनली केरला और तमिलनाडु, ठीक है। इन एरियाज़ में बेसिकली आपको एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ना कि 90%, मोर देन 90%। ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। दे आर प्रेजेंट ओनली विद इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या ये एलिफेंट्स जो है वो केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं? नो, ये भी आपका गलत है, ठीक है। एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है बेसिकली मैं बात करूँ, एलिफेंट कॉरिडोर्स एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि कनेक्ट करती है दो लार्ज हैबिटेट को, ठीक है। मतलब सपोज कर लीजिए एक ये एरिया है, ठीक है, और एक ये एरिया है, ठीक। मतलब सपोज तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ रहती है, यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीसीज़ ज़्यादातर आमतौर पर देखने को मिलती है। तो ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिप है जहाँ से एलिफेंट्स ये मूवमेंट देखने को आराम से घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो एक पतली स्ट्रिप होती है जो दो हैबिटेट को कनेक्ट करती है। ये नेसेसरी नहीं है कि वो नेशनल पार्क के अंदर हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमंस पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लाइफ ज़्यादा है, तो एलिफेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो भारत के अंदर अराउंड 32 एलिफेंट रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है। और टोटल एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू 2017 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जो एलिफेंट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अराउंड 27,312 की संख्या आपको एलिफेंट्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट मार्क है कि
वर्ल्ड एलिफेंट डे ये कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और अगर जो मैं एक दो स्टेट्स की बात करूं जहां पर सबसे ज़्यादा आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, जो मैक्सिमम है, तो ये आपको कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा, देन असम, देन केरला। ठीक है। तो ये 3 स्टेट आपको ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर प्रोटेक्टेड एज अ वाटर फाउल हैबिटेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो वाटर फाउल हैबिटेट बेसिकली ये आपका रहेगा चिल्का लेक, एक तो दूसरा है लोकटक लेक। ठीक। तो ये दो रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द रीजन हैविंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एरियाज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका कहाँ पर है? दैट इज़ इन तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये आपका करेक्ट है, जो कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। सॉरी उत्तर प्रदेश में है, नॉट उत्तराखंड, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में है। ये डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट है। कैम्बल बे नेशनल पार्क, दिस इज लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड। कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड के अंदर है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क बेसिकली असम के अंदर है। और ये आपका आता है बेसिकली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड मिक्स्ड डेसिडियस में। ठीक है। तो ये गलत है आपका। तो 1 और 3 दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। चलिए फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है वेरियस फंक्शंस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंक्लूड्स। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो फंक्शंस है वो क्या क्या है? इसे NBA कहा जाता है इन शॉर्ट में। ठीक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2013 के अंदर, अक्टूबर के मंथ में। कहाँ पर? एट चेन्नई में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट के नाम से। और इसी के साथ साथ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये भी इस्टेब्लिश होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है। अब इसके मेन बेसिकली मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो क्या है? एक तो है रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। ठीक है। किसको? रेगुलेट द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो कंट्री के अंदर हैं, टू बी कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का। दूसरा है सेकेंडली का जो मैं बात करूं तो रिस्पेक्ट करनी है या प्रोटेक्ट करना है नॉलेज को लोकल कम्युनिटीज़ जो उस बायोडाइवर्सिटीज़ की, यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ की हम बात करेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ की जो कि उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं। और साथ साथ हमें करना है जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट ऑफ जो लोकल पीपल्स हैं जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी है। और साथ साथ नॉलेज को होल्ड करना है, इंफॉर्मेशन को लेना है रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है।
इन द बेसिकली ये सारी चीज़ें, इसका मेन फंक्शन आता है बेसिकली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, टू डिक्लेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज, बिल्कुल ये तो रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। टू रेगुलेट एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बिल्कुल ये भी रहेगा, रेगुलेट करना है। प्रोटेक्ट करना है हैबिटेट को, जो थ्रेटन स्पीसीज़ को है लेकर, ये भी करेक्ट है। इन्वायरमेंट रिलीजेस द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट क्यों रिलीज करेगा भाई, ठीक है, इसको एनवायरनमेंट नहीं रिलीज करता, इसको जीएमओ को रिलीज करने वाला जो एजेंसी है दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, ना कि जीएमओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Insect population are declining sharply worldwide, which would potentially cause the collapse of the planet's ecosystem. Which one of the following is the major cause of decline with reference to the recent study? तो इसके लिए जो मेन रीज़न है वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरीज इन नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले मैं बात करूं नाल सरोवर की। नाल सरोवर आपका कहाँ पर है, दैट इज इन गुजरात के अंदर है। सुल्तानपुर आपका है हरियाणा के अंदर, और रंगाथी टू ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन केरला के अंदर, और चिल्का लेक आपका है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ आप इसको अरेंज करेंगे, देन सबसे पहले आपका क्या आएगा, दैट इज़ आपका हरियाणा आएगा। हरियाणा के बाद आप लेंगे यहाँ पर गुजरात, हरियाणा गुजरात, देन उड़ीसा, आफ्टर दैट केरला, ठीक है, केएल। तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, रिसेंटली देयर वॉज अ सीवियर एयर पोल्यूशन अक्रॉस द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द अबव स्टेट फिनोमिना। इसके लिए मोस्टली रीजंस क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पर दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स में जैसे कि आपका आएगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, डस्ट, सी सॉल्ट्स, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, या आप कह लीजिए कि सॉइल आउट गेजिंग, सॉइल आउट गेजिंग, ये चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि ये बेसिकली आप कह सकते हैं इसे स्टेशनरी पॉइंट। देखो एक तो नेचुरल हो गया, ये हो गया स्टेशनरी सोर्स, पॉइंट सोर्स, स्टेशनरी पॉइंट सोर्स आपके ये होते हैं, जो कि आपके कहाँ से आते हैं, जो इमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज से आपका जो पोल्यूशन निकल रहा है पावर प्लांट वगैरह से, और मोबाइल ये तो हो गया, ठीक है, स्टेशनरी इंडस्ट्रीज से, और साथ में इसमें आते हैं स्टेशनरी के बाद आपका आता है मोबाइल सोर्स। मोबाइल सोर्स जैसे कि आपका व्हीकल्स से जो पोल्यूशन निकल रहा है, या एयरप्लेन्स से आपका जो पोल्यूशन निकल रहा है, वो चीज़ें, जो डस्ट आपका कंस्ट्रक्शन साइट से, वेस्ट डिस्पोजल लैंडफिल से, या ओपन बर्निंग से होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा। बिल्कुल डेफिनेटली स्टबल्स जो आपकी पराली जिससे जलाई जाती है, वो भी एक मेन रीज़न है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, ठीक है। कोल फायर जो पावर प्लांट्स के अंदर होता है, ये भी करेक्ट है। डस्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट से आती है, वो भी करेक्ट है। मोटर व्हीकल इमिशन, ये भी करेक्ट है। तो चारों पॉइंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए गिर नेशनल पार्क है, साथ में यहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये साथ में, ठीक है। और इसे कॉमनली कहा जाता है सासन गिर,
ठीक है, सासन गिर का टर्म भी बेसिकली इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये तलाना एक जगह है गिर के अंदर गुजरात में, वहाँ पर है। ठीक है, और ये एक इको रीजन है जो कि बेसिकली काठियावाड़ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है उसके लिए फेमस है। ठीक है, इसके अंदर केवल ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है ना कि इंक्लूड काठियावाड़ पेनिसुला, तो काठियावाड़ पेनिसुला केवल नहीं होता है ऐसा, मतलब नहीं, एक सेकंड, इको रीजन इंक्लूड काठियावाड़ रीजन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसके अंदर हाँ काठियावाड़ रीजन पेनिसुला भी रहेगा, और साथ साथ रणथंबोर नेशनल पार्क का भी जो एरिया है वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, तो ये करेक्ट है। प्योर एशियाटिक लॉयंस आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ ग्रीस। नहीं, जो एशियाटिक लॉयंस है वो केवल इंडिया में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क उसके लिए फेमस है आपका, ये गलत है। लॉयन पॉपुलेशन इन गिर नेशनल पार्क स्टेडली डिक्रीजिंग इन द लास्ट डिकेड्स, बिल्कुल ये पॉपुलेशन जो है लास्ट डिकेड्स में आपकी क्या है, वो डाउन हुई है इनकी पॉपुलेशन, ये तो आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 दैट मीन्स ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द बायोम्स, बायोम से संबंधित है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर टियागा बायोम फाउंड इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड एडजॉइनिंग द आइस बाउंड पोल। नहीं, ये जो है बेसिकली साउथर्न पोल में नॉट टियागा बायोम, यहाँ पर आपको टुंड्रा बायोम देखने को मिलेगा। टुंड्रा बायोम जो है वो इस मोस्टली नॉट, मतलब इस एरिया में देखने को मिलता है, ये गलत है आपका। नो टू बायोम्स आर अलाइक, मतलब दो बायोम्स जो है वो एक जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। बायोम्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम, बायोम एक डिफरेंट चीज़ होती है, इकोसिस्टम इज डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2 और 3 रहेंगे करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नोन एज द डायमंड ट्राइंगल। डायमंड ट्राइंगल किन साइट्स को कहा जाता है? एक बुद्धिस्ट साइट म्यूजियम है जो कि इनॉग्रेट हुई थी, कहाँ पर, एक प्लेस था जैसे कॉल्ड एज अ ललित गिरी में, और ललित गिरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और डायमंड ट्रायंगल जो है वो 3 बुद्धिस्ट साइट्स को मिलाकर कहा जाता है, एक ललित गिरी हो गया, दूसरा होता है रत्नागिरी, और थर्ड वन इज दैट उदयगिरी। तो ऑल द 3 विल कॉल्ड एज अ डायमंड ट्रायंगल, ललित गिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। ठीक है, 1, 3 एंड 5, 1, 3, 5 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पॉपुलरली इस चीज़ को कहा जाता है डायमंड व्हीकल और डायमंड ट्रायंगल। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन क्या बन गया, ए करेक्ट आंसर बन गया हमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखो, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर एट ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी लेवल ऑलवेज डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू अपवर्ड। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको ये चार्ट आपको ध्यान होगा, पिरामिड, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं और टर्शरी प्रोड्यूसर हैं, ये ठीक है, कंज्यूमर्स हैं ये सारे। ठीक है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो भी हैं, तो एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ से ऊपर तक में क्या हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। इट नेवर्स फ्लो फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन, ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जिसमें एक तरफ से चीज़ें चलती रहेंगी और आगे मूव करती रहेंगी, ऐसे नहीं कि वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस नहीं है। ठीक, तो दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ से संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन कोरल रीफ्स कोरल्स एंड जूएंथेलिन्स आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। देखिए, जूएंथेलिन्स जो है बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं कहाँ पर, कोरल्स में रहते हैं, और
ये जूएंथेलॉन्स जो है वो असिस्ट करते हैं किसको, सॉरी जूजेंथेलिन्स, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं कोरल्स को न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन के लिए इन देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो कोरल्स प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट थ्रू, नहीं कोरल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, कोरल्स की जगह जूजेंथेलिन्स होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। थ्रू मेजॉरिटी ऑफ कोरल रीफ्स इज फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर, देयर इज अ डीप वाटर कोरल इन द कोल्डर रीजन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ए एंड 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। देखिए इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो शिफ्ट ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन इन एन इकोसिस्टम आएगा आपका, डिक्रीज इन वाटर ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज टर्बिडिटी ये भी आएगा, डिक्रीज इन बायोमास ऑफ बेंथिक एंड इपीफाइट एल्गी ये गलत होगा, ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ ये भी गलत होगा। तो 1 एंड 2 रहेगा करेक्ट आंसर, आई मीन दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर 3 ऐसे एरियाज हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एक है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और थर्ड वन इज दैट इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए जाने जाते हैं। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, बिल्कुल ये करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है। एक मिनट, पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ, तो ये डेफिनेटली करेक्ट है, तो ये भी आपका करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स रीजन दैट हैव एक्सपीरियंस कंसिडरेबल हैबिटेट लॉस नॉट प्रेजेंट चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो अलाउ नहीं करता चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड को, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है आपका, तो तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था तो नन ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और करेंटली अगर जो मैं बात करूँ भारत के अंदर 35 बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये तो एरियाज हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इंडियन राइनोसोरस also called as a great one horn rhino, the great Indian rhinoceros is a rhinoceros species native of the Indian subcontinent. They are seen in which of the following national park? ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे जल्दापारा नेशनल पार्क के अंदर एक तो, और गुरुमारा नेशनल पार्क के अंदर, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेंगे, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क में ये देखने को नहीं मिलते। तो ये 3 हैं, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज एन आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट है it is a platform for all the stakeholder engaged in the genetic resource conservation and management of bird in developing nation. No, it is not related with the developing nation, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, ठीक है, जो कंजर्वेशन के बारे में बात करेगी, जो बेसिकली बर्ड कंजर्वेशन और उनके हैबिटेट्स या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पर वर्क करती है, ठीक है, ना कि जेनेटिकली रिसोर्स कंजर्वेशन है ये, ठीक है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये एक लार्ज
पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर अराउंड 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं या पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियल रेड लिस्ट बनाती है किसकी, बर्ड्स की, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आती हैं। और दिस इज़ वर्क विद द IUCN के साथ में ये वर्क करती है फॉर, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पर। और आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स। इट पब्लिशेस द साइंटिफिक जर्नल बर्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एक साइंटिफिक जर्नल प्रोड्यूस कर निकालती है, या बेसिकली आप कह लीजिए कि एक क्वार्टरली मैगजीन है, वो निकालती है, ठीक है। और उस मैगजीन का नाम है वर्ल्ड बर्ड वॉच, ठीक है। तो ये निकाली जाती है, जो कि रिसेंटली जो भी चीज़ें रही हैं रिलेटेड विद द बर्ड हैबिटेट और कंजर्वेशन से रिलेटेड दुनिया में, वो यहाँ पर पब्लिश करी जाती हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। तो सेकेंड थर्ड दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CEO वाटर मैंडेट इज एन आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो CEO वाटर मैंडेट एक UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है, जो कि मोबिलाइज करेगा बिजनेस लीडर्स ऑन वाटर सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, ठीक है। ये करेक्ट है। और इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 2007 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, UN के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, और साथ में UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा, ठीक है। एक पार्टनरशिप था पैसिफिक इंस्टीट्यूट को लेकर, ठीक। तो पहले तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सस्टेनेबल इनिशिएटिव टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। और इसके अंदर मोर देन 170 मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो बेस्ड है बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स पर इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लेबर स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, इन सभी चीज़ों को लेकर है ये आपको, ठीक है। और CEO वाटर मैंडेट जो है वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, नहीं, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये एक वॉलेंट्री और एस्पिरेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, जो रिक्वायर करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज टू रिड्यूस द वेस्ट एंड यूज एटलीस्ट 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड्स, ठीक है। तो वो बाकी सब चीज़ें ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो करेक्ट पूछा गया था, तो 1 और 2 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन से संबंधित है। तो सबसे पहले इट लीड्स टू द, देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओशन एसिडिफिकेशन की, तो लीड्स टू द decrement in the concentration of carbonic acid and bicarbonate ions, causing an increase in the concentration of carbonium ion, नहीं, increase in concentration नहीं होगा यहाँ पर, decrease in concentration होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपली इसको अगर हम समझें तो इसको आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट को ऐसे समझ सकते हैं, सी वाटर जो है आपका, सी वाटर वो एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और प्रोड्यूस करता है कार्बोनिक एसिड को। कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करता है, और कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ये एसेंशियल हैं फॉर कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो अलाउ करते हैं मैरीन ऑर्गेनिजम्स को कि वो बिल्ड कर सकती हैं अपनी कैल्शियम कार्बोनेट अपना बिल्ड कर सकते हैं शेल्स और स्केलेटन के फॉर्मेट में, ठीक है। इंक्रीज करेगा अगर जो इफ़ इन केस इंक्रीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे क्या होगा, पीएच लेवल जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगी अगर जो दैट इज कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर जो इंक्रीज करती है, और साथ में कार्बोनिक एसिड या फिर आप कह लीजिए बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन अगर जो इंक्रीज करती है वो लीड करेगी डिक्रीज इन द कार्बोनियम आयन को, ठीक है। आयंस जो है वो डिक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये गलत है आपका पहला, तो ठीक। सेकंड है इट कॉजेज द सैचुरेशन हॉरिजॉन इन वाटर कॉलम टू रेज वर्टिकली, दस
calcify organism becomes vulnerable to dissolve of cell और डिसोल्यूशन ऑफ सेल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इम्पैक्ट द रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द मेराइन बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल एसिडिफिकेशन जो है वो इम्पैक्ट करता है रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मेराइन बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ये भी करेक्ट है। तो सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, जो कि आपकी यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट था हमारा इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज सब्जेक्ट का। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।